Hi everyone, welcome back to the another video of RBI Act 1934. So in the previous video we have discussed about the topics, that is function of RBI, how RBI act as a banker to bank, counterfeiting, combating counterfeiting, and in which of the businesses which where RBI may not transact. So moving on to the next topic, that is the prudential norms of banks. मतलब बैंक्स के लिए कौन कौन से प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं. सो पहली बात तो प्रूडेंशियल नॉर्म्स क्या होते हैं, ये वो तरीके होते हैं जो आरबीआई यूज़ करता है ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे फाइनेंशियल सिस्टम में. और ये तीन तरीक़ों से बनी रह सकती है. फर्स्ट इज़ कैपिटल एडिक्वेसी, सेकेंड इज़ लोन्स एंड एडवांसेस, एंड थर्ड इज़ इन्वेस्टमेंट. सो पहली बात तो कैपिटल एडिक्वेसी क्या होती है, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं. कैपिटल एडिक्वेसी हमने पीछे पढ़ा जब हमने ये वाला टॉपिक किया था, हाउ आरबीआई एक्ट एज बैंकर टू बैंक. इसमें हमने पढ़ा था कि जो आरबीआई होता है ना, वो जितने भी बैंक्स होते हैं बाकी उनका एक एक करंट अकाउंट ओपन करता है अपने पास और कैश रिजर्व मेंटेन करके रखता है, जो कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनी क्राइसिस वो यूज़ कर सकते हैं बाकी बैंक्स. ठीक है. उसी तरह कैपिटल एडिक्वेसी में क्या कहा गया कि इसमें क्या होता है, जो बैंक्स होते हैं वो ना अपना थोड़ा थोड़ा पैसा आरबीआई के पास रखते हैं, एंड इट इज़ कंपलसरी, उनको रखना ही पड़ेगा. इसको चाहे हम रिज़र्व समझ के रखें, चाहे हम एक तरह से मतलब कि लो साइड पे उन्होंने मनी रखी हुई है आरबीआई के पास, जो कि कब यूज़ की जाती है, अगर मान लो कोई मार्केट में क्रेडिट रिस्क है, ठीक है, मार्केट रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ क्राइसिस वो मनी वो यूज़ कर सकते हैं. क्रेडिट रिस्क मतलब कि उनके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा बैंक्स के ऊपर, तो उस टाइम पे बैंक जो है ना वो आरबीआई के पास जो उन्होंने पैसा रखा होता है उसको यूज़ कर लेते हैं. ठीक है. सेकेंड इज़ लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब जब हम किसी से उधार पे पैसा लेते हैं. ठीक है. इसमें क्या है, लोन्स एंड एडवांसेस में आरबीआई ने ना लोन एक तरह के एसेट होते हैं हमारे लिए, मतलब बैंक्स में हम जब डिफाइन करते हैं तो लोन इज़ अ काइंड ऑफ एसेट. और जो ये लोन एसेट्स है ना, इसको आरबीआई ने दो क्लासेस में डिवाइड किया है, परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग. सो पहले परफॉर्मिंग कौन से होते हैं और नॉन परफॉर्मिंग कौन से होते हैं, हम इनके बारे में जान लेते हैं. नॉन परफॉर्मिंग वो लोन्स होते हैं जो मान लो कि किसी पर्सन ने लोन लेना है, बट वो पर्सन उस लोन को पे नहीं कर पाता 90 डेज़ के बीच में. व्हेन अ पर्सन इज़ नॉट एबल टू पे दैट लोन विद इन 90 डेज़, उसको हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग लोन. और परफॉर्मिंग लोन वो होते हैं जहाँ पे एक प्रॉपर कैश फ्लो स्टेटमेंट मेंटेन की जाती है लेंडर के द्वारा. ठीक है. और अब हम मान लो लोन ले रहे हैं या किसी पर्सन ने लोन लेना है, तो अब इन दोनों कैटेगरीज में से कौन सा लोन लेना है ये उस पर्सन के ऊपर ही डिपेंड करता है जिसने लोन लेना है, जिसको हम बोरोवर कहते हैं. उसकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो लोन लेने के बाद पैसा 90 डेज़ में अगर वो पे कर सकता है तो वो परफॉर्मिंग ले ले, अगर नहीं कर सकता सो ही कैन गो फॉर नॉन परफॉर्मिंग. आई होप ये वाला भी क्लियर होगा. अब इन्वेस्टमेंट का हम जनरल अगर हिंदी में बोल रहे हैं तो जनरल भाषा में इन्वेस्टमेंट को कहते हैं कहीं पे पैसा लगाना. फॉर एग्जांपल मैंने कोई बिज़नेस चालू किया, मैंने उस बिज़नेस में पैसा लगाया, तो वो एक इन्वेस्टमेंट होगी. ठीक है. किसी कंपनी में पैसा लगा देना वो भी एक इन्वेस्टमेंट होगी. अब इन्वेस्टमेंट को इन्होंने तीन तरह के पोर्टफोलियोज़ में डिवाइड किया है. पहला वो पैसा जो हेल्ड फॉर मैच्योरिटी, सेकंड अवेलेबल फॉर सेल, एंड थर्ड वो पैसा जो ट्रेडिंग के लिए रखा गया है. पहले हम थर्ड से शुरू करते हैं. हेल्ड फॉर ट्रेडिंग मतलब कि मैंने अपना पैसा जो एक साइड पे इन्वेस्ट किया वो ट्रेडिंग बिजनेस के लिए किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, गुड्स का परचेज करना या सर्विसेज से रिलेटेड, वो हो गया हेल्ड फॉर ट्रेडिंग. सेकंड अवेलेबल फॉर सेल, फॉर एग्जांपल कोई एक्स पर्सन है, ठीक है, उसने एक ज़मीन जो है ना उसको परचेज़ किया, मतलब ज़मीन के ऊपर इन्वेस्टमेंट की, एक तरह से उसने ज़मीन परचेज़ कर ली. अब वो जो ज़मीन है ना, अब वो उसने ज़मीन जो है वो सेल के लिए रख दी, तो वो अवेलेबल फॉर सेल हो गया. हेल्ड टू मैच्योरिटी मतलब हमने किसी का पैसा देना था या किसी कंपनी में हमने इतनी इन्वेस्टमेंट करने का कहा था, मतलब किसी कंपनी में मान लो फॉर एक एग्जांपल एक कंपनी है एक्स कंपनी, उसमें ना चाहिए हमें 20 करोड़ की कैपिटल चाहिए. मान लो कि जब वो 20 करोड़ कंप्लीट हो गई, उसकी कैपिटल जितनी लगनी थी वो कंप्लीट होगी, दैट इज़ नोन एज हेल्ड फॉर मैच्योरिटी. आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी. इसमें हमने पढ़ा प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉर बैंक्स.
प्रूडेंशियल नॉर्म्स वो नॉर्म्स होते हैं जो कि बैंक मेंटेन करता है या यूज़ करता है तरीके, ताकि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट कर सके, मतलब फाइनेंशियल सिस्टम में स्टेबिलिटी बना के रखे, टू प्रोटेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। इसके 3 तरीके पड़े: कैपिटल एडिक्वेसी, लोन्स एंड एडवांसेस एंड इन्वेस्टमेंट। Moving on to the next topic, that is foreign exchange reserve management. It is a very important topic. इसी टॉपिक के बेस पे हमारा एक आगे एक्ट भी है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस वाला, और वो भी हम इसके बाद वही वाला एक्ट करेंगे। सो इसमें क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट। तो इसमें क्या है, जैसे अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस चीज़ का रिजर्व, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज होते हैं, फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो होता है उसकी मैनेजमेंट करना। तो इसमें क्या कहा गया है, आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड मैनेजिंग देयर इन्वेस्टमेंट्स। तो कहा गया है कि जो इंडिया में आरबीआई, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, इट इज़ अ ओनली अथॉरिटी, ये एक अकेली ऐसी अथॉरिटी है जिसको ये ड्यूटी दी गई है किस चीज़ की, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और उसकी मैनेजमेंट की, और उसमें जो इन्वेस्टमेंट्स होती है उसकी मैनेजमेंट करने की ड्यूटी किसके पास है, अथॉरिटी किसके पास है, आरबीआई के पास है। ठीक है। अब आरबीआई ये जो पॉलिसीज़ है बनाती तो है फॉरेन एक्सचेंज के लिए, बट किन बेसिस के ऊपर, किन पैरामीटर्स के ऊपर ये जो अथॉरिटीज़ है बनाई जाती है, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। 3 इन्होंने बताई है: सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न्स। सेफ्टी का मतलब कि जो फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सेफ नहीं हो। ठीक है। लिक्विडिटी का मतलब बेसिकली क्या होता है, जब हम अपने एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विडिटी मेंटेन रहे हमारी, उस चीज़ पे चेक रखना होता है। और थर्ड इज रिटर्न्स, जो हम अपने एसेट्स देते हैं या कोई भी हम लोन वगैरह देते हैं, उसके बदले में जो हमें चीज़ मिलती है उसको हम कहते हैं रिटर्न्स। कोई चीज़ देके उसके बदले में जो हमें चीज़ मिलती है उसको हम कहते हैं लोन। अब रिटर्न, सॉरी। अब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक को हम उसके बदले में क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, तो वो बैंक के लिए एक तरह से होगी रिटर्न हो गई। ठीक है। अब हम पढ़ रहे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट। अब हमने इसमें बोला कि आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ठीक है। तो अब आरबीआई बेसिकली किन किन चीज़ों पे फोकस रखता है वाइल डूइंग द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट। पहली चीज़ है मेंटेनिंग द मार्केट कॉन्फिडेंस। ठीक है। अब फॉरेन एक्सचेंज तो होता है मार्केट में, बट लोग करते हैं ये सब चीज़ों में, मार्केटिंग करते हैं, डीलिंग करते हैं, बट कई लोग जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्यों नहीं डील करते, बिकॉज उनको लगता है कि ये सेफ़ नहीं है, फ्रॉड है, इनको लॉस हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में जो कस्टमर्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो इस चीज़ में डील कर सकें। तो ये आरबीआई का मेन फोकस होता है ताकि वो मार्केट में कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। और किस चीज़ में करना है, इन मॉनेटरी एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसी। जो मनी सिस्टम है और एक्सचेंज रेट पॉलिसी सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग बनाए, इतना बिल्टअप बनाए, इतना मॉडर्न बनाए कि लोग खुद कहें कि हाँ इट इज़ सेफ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर डील करें। Moving on to the next point, that is RBI's capacity to stabilize the foreign exchange market. RBI का मेन फोकस किस चीज़ के ऊपर होता है कि जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ना उसमें भी स्टेबलाइजेशन बनी रहे। ये नहीं कि कभी इन्फ्लेशन है कभी डिफ्लेशन है, नो, वी वांट अ स्टेबलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। Third point is maintaining the foreign currency liquidity to absorb shocks during the time of crisis, including natural disaster. इसमें क्या कहा गया, जो आरबीआई है ये उसकी ड्यूटी है कि वो फॉरेन एक्सचेंज जो फॉरेन करेंसी है उसको मेंटेन करके रखे, उसके रिजर्व्स भी मेंटेन करके रखे, ताकि अगर गॉड ना करे कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, कोई क्राइसिस आ जाए या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, तो उस टाइम पे इस फॉरेन करेंसी के जो रिजर्व्स को मेंटेन करके रखते हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं एट द टाइम ऑफ दैट नेचुरल कैलेमिटी। फोर्थ पॉइंट है प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंस टू मार्केट टू मीट द एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस। मान लो कि जिन लोगों ने मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज किया हुआ है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं, कोई ऐसी टाइम आ गया कि फॉरेन एक्सचेंज में जो लोग डील करते हैं उनको उनके पैसे नहीं मिल रहे। ठीक है। उन्होंने सामान दे दिया, उनको पैसा नहीं मिल रहा या उनका पैसा कहीं पे अटक गया, तो कहीं ना कहीं आरबीआई जो है ना उन लोगों को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर देती है कि तुम्हारा पैसा सेफ है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम तुम्हें कैसे उन एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस से हटके तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दिलवाएंगे। एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना मार्केट में टू डील विद द एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस।
Fifth point is adding to the comfort of the market participants by demonstrating the backing of domestic currency by the external assets. मतलब एक तरह से सेम वही पॉइंट हो गया कि मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बीच में कंफर्ट बिल्डअप करना कि जो हमारे एक्सटर्नल एसेट्स हम लेते हैं या जो करेंसी में हम डील करते हैं दैट इज़ सेफ और उस पर कोई भी ऐसी हेरा फेरी वाला कोई ऐसे मिस यूज़ वाला काम नहीं है. आई होप आपको ये वाला टॉपिक भी क्लियर होगा. सो नेक्स्ट पॉइंट इज पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम. सो जो हमने देखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारा, उसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमने पीछे भी पढ़ा. एक तो बैंक नोट वगैरह इशू करता है, रेगुलेशन, सुपरविजन. तो रेगुलेशन और सुपरविजन ऑफ पेमेंट सिस्टम इज अ कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई. कि जो हमारे पेमेंट सिस्टम है, करेंसी सिस्टम है, उसमें अच्छी तरह से रेगुलेशन और उस पर सुपरविजन रखना कि कोई हेरा फेरी वाला काम ना हो, सारे ट्रांजैक्शन बिल्कुल सही तरह से किए जाएं और सेफली किए जाएं, एफिशिएंटली किए जाएं. ठीक है. अब ये जो है रेगुलेशन और सुपरविजन क्यों की जाती है? फॉर द सेफ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ दिस सिस्टम इज एन इम्पॉर्टेंट प्री रिक्वेस्ट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम. जो हमारी कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्या? रेगुलेशन और सुपरविजन ऑन द पेमेंट सिस्टम. अब ये रेगुलेशन और सुपरविजन की जाती है किस एक्ट के अकॉर्डिंग की जाती है? इट इज़ डन एज पर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007. एज पर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग ये सुपरविजन और सेटलमेंट की जाती है पेमेंट की. अब हम कोई भी चीज़ करते हैं, कोई भी चीज़ हम लाते हैं मार्केट में या कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, कोई हमने डेवलपमेंट करनी होती है तो हम एक स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं. इवन वाइल स्टडीज़ भी हम एक स्ट्रैटेजी बिल्डअप करके चलते हैं कि हमने इतने टाइम में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है. तो पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम्स के दौरान जब रेगुलेशन और सुपरविजन इम्पोज की जाती है तो आरबीआई क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करता है? अब हम ये पढ़ते हैं. आरबीआई 3 pronged स्ट्रैटेजी यूज़ करता है. क्या यूज़ करता है? 3 pronged स्ट्रैटेजी, दैट इज कंसोलिडेशन, डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन. कंसोलिडेशन मतलब आरबीआई जो है ना बैंक्स के पास जाता है, उनसे कंसोल करता है कि तुम बताओ क्या क्या मतलब सिस्टम में क्या क्या कमियां हैं, क्या सिस्टम में चेंज होना चाहिए, कैसे होना चाहिए. आफ्टर जब वो कंसोल कर लेता है डिफरेंट बैंक्स के साथ, उसके बाद वो क्या करता है, जैसे जैसे उसने बात की उसको जिस जिस चीज़ में डेवलपमेंट करने की नीड लगती है फिर वो डेवलपमेंट करता है. ठीक है. आफ्टर डूइंग द डेवलपमेंट उसने सारा देख लिया कि ये चीज़ होनी है, ऐसे ऐसे होनी है, उसने सारी सेटिंग कर लिया आरबीआई ने. उसके बाद डेवलपमेंट करने के बाद इंटीग्रेशन मतलब उसको लागू कर देना. क्या करना? उस चीज़ को जो डेवलप किया उसको लागू भी कर देना बैंकिंग सिस्टम्स के ऊपर. क्यों किया जाता है ये? टू एस्टैब्लिश अ modern and robust payment and settlement system that is efficient and effective. ये क्यों किया जाता है? ताकि जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है उसको मॉडर्न बनाया जाए, रोबस्ट मतलब सेफ बनाया जाए, जो हमारा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है उसको भी मॉडर्न बनाया जाए, सेफ बनाया जाए, जो कि एफिशिएंट भी हो और इफ़ेक्टिव भी हो, काम करने वाला हो. ये नहीं कि बस हमने लागू कर दिया, एम ही कोई भी चीज़ लगा दी, उसका हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा. नहीं, सिस्टम ऐसा बनाना है जो मॉडर्न हो, रोबस्ट हो, एफिशिएंट और इफेक्टिव हो, हमारे बैंकिंग सिस्टम के लिए वो यूजफुल हो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? ये एक सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है. ठीक है. मतलब आरबीआई की एक पॉलिसी है विद रिगार्ड टू द यूज़ ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स. ये किसके रिलेटेड है? जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, ये सेंट्रल बैंक ने एक पॉलिसी बनाई है किसके रिगार्ड्स में? जो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स, अब हम आगे पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, उसके बेसिस पे ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाई गई है अंडर इट्स कंट्रोल. ये आरबीआई के कंट्रोल में ही बनाई गई है, सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में, टू अचीव गोल्स. जो हमारे गोल्स हैं उनको अचीव करना. बेसिकली हमारा गोल क्या है? कि हमारी मार्केट स्टेबल रहे, स्टेबलाइज मार्केट रहे हमारी, ना इन्फ्लेशन हो ना डिफ्लेशन हो. ठीक है.
RBI is responsible for adopting and implementing the monetary policy. अब जो ये मॉनेटरी पॉलिसी है इसको अडॉप्ट करना, इसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? RBI के ऊपर है। कौन से एक्ट के अंडर है? वही जो हम पढ़ रहे हैं, RBI एक्ट 1934। आई होप आपको इतना ये पूरा टॉपिक क्लियर होगा। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है? ये एक पॉलिसी है जो सेंट्रल बैंक के द्वारा अपनाई गई है with regard to the use of monetary instruments under its control to achieve the goals को अचीव करने के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। और किसके रिगार्ड में बनाई गई है? मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स के। क्यों बनाई गई है? ताकि हम गोल्स अचीव कर सके। और जो मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करना मतलब अपनाना और इम्प्लीमेंट करना मतलब लागू करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? RBI की है। कौन से एक्ट के अंडर है? RBI एक्ट 1934 के अंडर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये तो मतलब क्या तो रट के ही जाना है। इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। डिफाइन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सो पहला इंस्ट्रूमेंट क्या है इसका? लिक्विडेशन एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसको हम LAF भी कहते हैं। इसमें क्या है? जो RBI है ना, इट प्रोवाइड्स ओवरनाइट एज वेल एज टर्म रेपो रेट ऑक्शंस पर लोन्स। इसमें क्या होता है? जो RBI है ना वो ओवरनाइट और टर्म रेपो रेट भी प्रोवाइड करती है पर लोन के ऊपर। हर एक लोन के ऊपर वो ओवरनाइट एज वेल एज टर्म रेपो रेट प्रोवाइड करती है। द एम ऑफ रेपो इज टू हेल्प इन डेवलपिंग द इंटरबैंक ट्रांजेक्शंस। अब ये जो रेपो रेट प्रोवाइड किए जाते हैं, टर्म रेपो रेट, ये क्यों प्रोवाइड किया जाता है? इसका एम क्या है? टू हेल्प इन द डेवलपिंग ऑफ इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शंस को डेवलप करना इज द मेन एम ऑफ दीज रेपो रेट्स विच आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द RBI ओवर द लोन्स। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट इज रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट है जिस पे RBI लोन देती है। किसको देती है? बैंक्स को। जो हमारे स्टेट बैंक्स है उनको लोन प्रोवाइड करती है RBI। जिस रेट पे प्रोवाइड करती है वो होता है रेपो रेट। थर्ड इज रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में तो RBI देती है लोन बैंक को, जिस रेट पे देती है वो क्या? रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट पे क्या होता है? जो रेट पे बैंक्स RBI के पास पैसा रखता है, जो बैंक है जब अपना पैसा RBI के पास रखता है, जिस रेट पे वो अपना पैसा RBI के पास रखता है उसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। मतलब रेपो रेट का ऑपोजिट हो गया रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में RBI बैंक को देता है, रिवर्स रेपो रेट में बैंक RBI के पास अपना पैसा रखती है। फर्क है इतना कि अपना पैसा रखती है, लोन नहीं देती, पैसा रखती है। जिस रेट पे रखती है दैट इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। फोर्थ इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसमें क्या होता है? जो हमारा SLR है, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इसको हम आगे पढ़ेंगे कि ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का। रिड्यूसिंग द SLR को रिड्यूस करके विच प्रोवाइड्स फैसिलिटी अगेंस्ट अनएंटिसिपेटेड लिक्विडिटी शॉक्स। इससे क्या होता है? जो हमें ना फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है किसके अगेंस्ट? मान लो कि कोई मार्केट में लॉस हो गया जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था, अनएंटिसिपेटेड लिक्विडिटी शॉक, ठीक है, लॉस हो गया मार्केट में, डिफ्लेशन में चल गई मार्केट, तो उस टाइम पे SLR को रिड्यूस कर दिया जाता है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है। इसी को हम कहते हैं MSF, दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसमें जो हमारा स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है इसको रिड्यूस कर दिया जाता है, जो हमें प्रोवाइड करता है फैसिलिटी अगेंस्ट द अनएंटिसिपेटेड लिक्विडिटी शॉक्स। फिफ्थ इज कॉरिडोर। कॉरिडोर क्या है? रेट है किसके बीच में? MSF और रिवर्स रेपो रेट। MSF क्या हो गया? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और रिवर्स रेपो रेट, इन दोनों के बीच में जो रेट होता है, द रेट बिटवीन द MSF एंड द रिवर्स रेपो रेट इज नोन एज कॉरिडोर। 6th इज बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? वो रेट जिस पे RBI परचेज करता है या रीडिस्काउंट करता है। क्या रीडिस्काउंट करता है या क्या परचेज करता है? बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई भी और कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर में क्या आ गया? प्रोमिसरी नोट, चेक वगैरह जो भी होते हैं कमर्शियल पेपर में आ जाते हैं। इट इज़ अलाइंड विद MSF। वही ये भी किसके साथ है? जॉइंट।
MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के साथ। मतलब कि अगर हमारा MSF चेंज होगा तो हमारा बैंक रेट चेंज होगा। MSF इंक्रीज, बैंक रेट इंक्रीज, MSF डिक्रीज, बैंक रेट डिक्रीज। बाकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि बैंक रेट डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा MSF के चेंज होने के साथ। इसमें क्या है, वो रेट जिस पे RBI परचेज करता है या रीडिस्काउंट करता है बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर कोई भी और कमर्शियल पेपर। 7th इज कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या होती है, ये परसेंटेज है किसकी, नेट डिमांड की और टाइम लाइबिलिटी की। किसकी है, नेट डिमांड या फिर जिसको हम कहते हैं टाइम लाइबिलिटी, विच बैंक्स आर टू मेंटेन विद द RBI। इस परसेंटेज को ना बैंक्स को मेंटेन करके रखना होता है किसके साथ, RBI के साथ। कैश रिजर्व रेशियो इज अ परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड्स एंड द टाइम लाइबिलिटी विच द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद द RBI। आई होप ये क्लियर होगा। हमारा 8th जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जिसको हमने MSF में भी पढ़ा था। स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होती है, ये भी सिमिलर है हमारी कैश रिजर्व रेशो से। शेयर ऑफ नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी दैट द बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन सेफ एंड लिक्विड एसेट विद द RBI। ये वो शेयर है नेट डिमांड का या टाइम लाइबिलिटी का जो बैंक ने मेंटेन करना होता है किसके साथ, RBI के साथ करना होता है, इन सेफ एंड लिक्विड एसेट। बिल्कुल सेफ्टी के साथ और लिक्विड एसेट्स के साथ। वो लिक्विड एसेट्स वही होते हैं जिनको, जो एसेट्स को हम कैश में कन्वर्ट कर देते हैं एक तरह से, ठीक है। तो जब हमारी SLR चेंज होती है, चेंज इन SLR विल इन्फ्लुएंस द चेंज इन द रिसोर्सेज ऑफ बैंकिंग सिस्टम। SLR चेंज होगा हमारा तो हमारा बैंकिंग सिस्टम भी चेंज होगा, बट बैंकिंग सिस्टम हमारा पब्लिक वाला नहीं होगा, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग सिस्टम है उसमें चेंज होगा विद द चेंज इन SLR। नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, सेल और परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय RBI फॉर इंजेक्शन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विडिटी। मार्केट में जब लिक्विडिटी आ जाती है बहुत ज़्यादा, मतलब या तो मान लो इन्फ्लेशन होगी या डिफ्लेशन होगी, हमें हमारी मार्केट स्टेबल चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ना हमें हमारी मार्केट में डिफ्लेशन चाहिए ना हमें हमारी मार्केट में इन्फ्लेशन चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन आती है उस टाइम पे जो हमारा RBI है ना वो सेल या परचेज करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब द लिक्विडिटी, ताकि जो हमारी मार्केट इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है उसको ख़त्म किया जा सके। देखो अब सेल और परचेज है, अब जब हमारी मार्केट में इन्फ्लेशन होगी, मतलब मार्केट में लोगों के पास पैसा ही पैसा है, उस टाइम पे गवर्नमेंट ये RBI इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचेगी, सेल करेगी ताकि जो पैसा है वो RBI के पास आए। और जब डिफ्लेशन होगी, जब मार्केट इकोनॉमी में पैसा कम है, उस टाइम पे RBI परचेज करेगी, मतलब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को परचेज करेगी लोगों से, ताकि लोगों के पास पैसा जाए और RBI के पास सिक्योरिटीज़ आ जाए। आई होप ये भी क्लियर होगा। अगला है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। नाम से पता चल रहा है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ये स्कीम आई थी 2004 में। इट इज़ अ मॉनेटरी पॉलिसी दैट इज़ यूज्ड बाय RBI to withdraw the excess liquidity and the money supply by selling the government securities in the market। इसमें भी वही है, ये इसी से कहीं कुछ ना कुछ रिलेटेड है कि ये वो मॉनेटरी पॉलिसी है जो RBI यूज़ करता है। क्यों यूज़ करता है, टू विड्रॉ द एक्सेस लिक्विडिटी, या जब हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा हो गई उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, या बहुत ज़्यादा कम हो गई उसको सेटल डाउन करने के लिए, जो होती कि कैसे होती है, जब हमारी मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी है या मनी सप्लाई ज़्यादा है, उस टाइम पे हम जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ है, जो RBI है ना, वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को बेचता है मार्केट में, ठीक है। दीज आर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये एक तरह के गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जिनको हम मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स के नाम से भी जानते हैं। हमने ऊपर एक वर्ड यूज़ किया लिक्विडिटी SLR के अंदर। और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी? लिक्विडिटी होती है वो एफिशिएंसी इन विच विद विच, मतलब जिसके साथ हम एसेट को कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, कैश में। इट इज़ द एफिशिएंसी विद विच एन एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। तो हमने इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ा LAF, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट,
मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, कॉरिडोर, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशो, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। आई होप ये सभी मॉनेटरी पॉलिसीज आपको क्लियर होंगी। अब हमने मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग पढ़ लिया, उसके इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लिए। अब मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी भी तो होगी कोई, तभी तो इतने सारे डिसीजंस लिए जाते, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स बिल्ड किए गए, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किसने बनाई, इसमें कौन कौन है, ये सब चीज़ें। सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन इशू करते हैं कि एक कमेटी बनाई जाए, ठीक है। अब ये कमेटी के लिए नोटिफिकेशन इशू कर दिया। अब इसके मेंबर्स कौन कौन होंगे कमेटी के? पहला हो गया हमारा गवर्नर ऑफ बैंक, बैंक का गवर्नर, जो कि पहले कोई चेयरपर्सन रह चुका है या फिर एक्स ऑफिशियल रह सकता है, एक्स ऑफिसर रह चुका है, वो बन सकता है पर्सन गवर्नर। फिर आता है हमारा डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बैंक, जिसको हम इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं। वो जो हमारा बनते हैं डेप्यूटी गवर्नर, वो भी या तो पहले मेंबर रह चुका हो या फिर एक्स ऑफिसर रह चुका हो। थर्ड इज 3 मेंबर और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इसमें कौन कौन आता है मेंबर? गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर और 3 मेंबर्स और। जो गवर्नर है वो या तो पहले टाइम में चेयरपर्सन रह चुका हो या एक्स ऑफिसर रह चुका हो। जो हमारा डेप्यूटी गवर्नर है या तो वो मेंबर रह चुका हो पहले या फिर एक्स ऑफिसर रह चुका हो, और 3 मेंबर्स और होते हैं जो कि अपॉइंट ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। अब ये कमेटी बनाई गई, क्यों बनाई गई? द कमिटी शैल डिटरमाइन द पॉलिसी रेट टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। अब कमेटी बनाई गई, क्यों बनाई गई? ताकि जो हमारा पॉलिसी रेट है उसके बारे में हम बात कर सके। क्यों? अब जो पॉलिसी रेट है वो किस लिए बनाया जाता है? ताकि जो हमारा मार्केट में इन्फ्लेशन टारगेट है उसको हम अचीव कर सके। इन्फ्लेशन मतलब जब हमारा मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता है, उस सिचुएशन को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। तो गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया होता है कि इतनी मार्केट में इतना पैसा होना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा हो गया तो इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो जाता है, तब हम वो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करते हैं। हमें इतनी ही इन्फ्लेशन चाहिए। इसको अचीव करने के लिए जो पॉलिसी रेट बनाया जाता है दैट इज नोन एज द इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने के लिए जो पॉलिसी रेट बनाया जाता है कमेटी के द्वारा, उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन टारगेट। डिसीजन ऑफ कमेटी शैल बी बाइंडिंग ऑन द बैंक। जो भी डिसीजन इस कमेटी के द्वारा लिया जाता है वो जितने भी हमारे बैंक्स हैं इंडिया में, उन सब के ऊपर ये वाला डिसीजन लागू होता है। तो इसमें क्या हमने पढ़ा? जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ये कैसे की जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देता है कि हमें एक कमेटी बनानी है। कमेटी के मेंबर कौन कौन होंगे? गवर्नर, जो कि पहले टाइम पे चेयरपर्सन रह चुका हो या फिर एक्स ऑफिसर रह चुका हो। डेप्यूटी गवर्नर या फिर उसको हम इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं, वो भी या तो एक मेंबर रह चुका हो या एक्स ऑफिसर। थर्ड इज 3 मेंबर और अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब कमेटी तो बना ली, क्यों बना ली गई? ताकि हम पॉलिसी रेट डिटरमाइन कर सकें। किस चीज़ के लिए? इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने के लिए। फोर्थ पॉइंट इज जो डिसीजन कमेटी के द्वारा बनाया जाता है वो हमारे इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं उन सब के ऊपर एप्लीकेबल होता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। अब मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, अब इतने सारे डिसीजंस ले ही लिए गए हैं तो इसकी एक रिपोर्ट भी तो तैयार करनी होगी ना। सो बैंक शैल इन 6 months पब्लिश अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। बैंकों की ड्यूटी होती है कि हर 6 महीने में एक डॉक्यूमेंट को वो पब्लिश करे जिसमें वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट दे। उसमें मेनली क्या चीज़ इंक्लूड की जाएगी? सोर्सेज ऑफ इन्फ्लेशन, कि किन किन कारणों से हमारी मार्केट में इन्फ्लेशन हो रही है जो उनको लगता है। सेकेंड इज फोरकास्ट द इन्फ्लेशन फॉर द पीरियड बिटवीन 6 to 8 month। वो फोरकास्ट करते हैं, मतलब पता लगाते हैं कि कितनी इन्फ्लेशन हुई बिटवीन द पीरियड ऑफ 6 to 8 months, 6 से 8 महीने के बीच में कितनी इन्फ्लेशन हुई। अब जो ये मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है इसमें क्या कहा गया है? जो फॉर्म और कंसेप्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है दैट शुड बी एज पर द रेगुलेशंस मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो फॉर्म है
और जो कंसेप्ट है किसका, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट का, ये आरबीआई की सेंट्रल गवर्नमेंट की रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में क्या होता है, जो बैंक है वो 6 महीने के बीच में एक डॉक्यूमेंट पब्लिश करते हैं जिसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, सोर्सेज ऑफ इन्फ्लेशन, कि किन किन कारणों से इन्फ्लेशन हो रही है, और 6 से 8 महीने के बीच में कितनी इन्फ्लेशन हुई वो। फिर जो फॉर्म और कॉन्सेप्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है, इट शुड बी एज पर द रेगुलेशंस मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस एक्ट इज पेनल्टीज। पेनल्टी का मतलब होता है सज़ा। अब आरबीआई एक्ट 1934 है। अब हमने पीछे पढ़ा कि कितने फ्रॉड भी होते हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कितने मिस हैपनिंग्स होते हैं, तो उसके ऊपर ये इतनी सारी चीज़ें हो रही है तो पेनल्टीज भी तो इम्पोज की जाती हैं। सो पहला ऑप्शन क्या है, पर्सन हु डज willful misstatement, false statement, or omits any material information shall be punishable with imprisonment which may extend to 3 years and also liable to fine। इसमें क्या कहा गया कि अगर किसी बंदे ने जानबूझ के कोई गलत स्टेटमेंट दी, ठीक है, या फिर उसने कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन लोगों के सामने निकाल दी जो नहीं देनी थी, अभी पब्लिक में इन्फॉर्मेशन वो जनरेट नहीं करनी थी, बट उस पर्सन ने जानबूझ के वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक में जनरेट कर दी, तो ऐसे केस में जो पनिशमेंट है वो कितनी दी जाएगी, 3 साल तक की जेल, और फाइन भी दिया जा सकता है एज द केस में भी। फाइन का इन्होंने डायरेक्ट नहीं बताया, इम्प्रिजनमेंट कम से कम 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्जी, वो हमारे जो हमने फ्रॉड किया या जो हमने काम किया उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी हमारी होनी चाहिए इम्प्रिजनमेंट, और फाइन भी उसके अकॉर्डिंग ही डलता है। Second is, if a person fails to produce any book, account or other document या furnish any statement, then the punishment may extend to 2,000 for each offense। मान लो कि किसी एक्स पर्सन को कहा गया कि तुमने ये डॉक्यूमेंट बैंक में जमा करवाना है, वो बंदा वो डॉक्यूमेंट नहीं जमा करवाता टाइम पे और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो ऐसे केस में जो पनिशमेंट है वो कितनी होगी, ₹2000 फॉर ईच ऑफेंस। मतलब उसने डॉक्यूमेंट नहीं दिया तो पहली बार में उसको 2000 तक का पनिशमेंट एज एन ऑफेंस दी जाएगी, ठीक है। मान लो उसने 2000 पे दे दिए, बट उसके बाद भी वो पर्सन इतना ढीठ था, उसने वो डॉक्यूमेंट या वो बुक बैंक में जमा कराई ही नहीं। फिर इफ फेलियर और रिफ्यूजल विद सच फर्दर फाइन विल बी ₹100 फॉर एवरी डे। अगर 2000 पे का फाइन भरने के बाद भी वो पर्सन अपना डॉक्यूमेंट नहीं देता, फिर उसके बाद हर दिन का 100 रुपये कटेगा उसका, हर दिन की 100 रुपये की पेनल्टी उसके ऊपर इम्पोज होगी। सो ये हमने पढ़ा कि जब कोई पर्सन जानबूझ कर कोई गलत स्टेटमेंट देता है या फिर कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन को पब्लिक में जनरेट कर देता है तो उसको 3 साल तक की जेल होती है, और जो फाइन है वो एज द केस में भी। सेकेंड इज कि अगर कोई पर्सन कोई बुक, कोई डॉक्यूमेंट या कोई अकाउंट नहीं देता या कोई स्टेटमेंट उसको देनी थी बट वो नहीं देता बैंक में, तो उसको पनिशमेंट कितनी दी जाएगी, 2000 रुपये फॉर ईच ऑफेंस। और अगर पनिशमेंट के बाद भी वो नहीं देता डॉक्यूमेंट तो 100 रुपीज़ पर डे ये उसकी पनिशमेंट होगी। सो हियर वी ऑल आर डन विद द आरबीआई एक्ट 1934। आई होप आपको ये पूरा एक्ट अच्छी तरह से क्लियर होगा। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नया एक्ट शुरू कर देंगे, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल। और ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शो सम लव, टेक केयर, बाय बाय।